नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आम जनता अपनी गाढ़ी कमाई में से 4 पैसा बचाता है तो बैंक में जमा करता है, लेकिन बैंक से जब अपना ही पैसा जनता निकालने पहुंचती है तो बैंकों की मनमानी चार्ज और पेनल्टी वाली वसूली शुरू होती है। ब्रांच से पैसा निकलना हो, चाहे एटीएम से चेक से पैसा निकालना हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, अपने ही पैसे से अपना ही काम करने के लिए जनता से एक तय सीमा के बाद तरह तरह के सर्विस चार्ज वाली कैंची से बैंक जेब काटते हैं। हालत यह है कि जितना पैसा माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पर बैंकों ने डुबाया है, उसे कहीं ज्यादा पैसा तो आम जनता से सर्विस चार्ज और पेनल्टी के नाम पर बैंकों ने वसूल लिया है। इसलिए आज देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के हक की दस्तक देने की आज तक निठानी है, क्योंकि अब फिर से एक तय सीमा के बाद एटीएम से जनता को अपना ही पैसा निकालने पर बैंकों की बढ़े हुए सर्विस चार्ज की उगाही का सामना करना पड़ेगा। अपने ही बैंक खाते में अपना ही पैसा तय सीमा के बाद निकाला तो सर्विस चार्ज भरो। अपने ही बैंक खाते से अपना ही पैसा एटीएम से तय ट्रांजैक्शन के बाद निकाला तो चार्ज भरो। पहले कहते हैं आइए आइए बैंक में खाता खुलवाइए, फिर कहा जाता है खाते में पैसा कम रखा है, पेनल्टी भरिए। पहले कहेंगे अरे ब्रांच क्यों आते हैं, एटीएम जाइए, फिर कहेंगे ज्यादा बार एटीएम चले गए, थोड़ा इसका भी चार्ज भरिए। खाता खुलाएंगे तो कहेंगे सर डेबिट क्रेडिट कार्ड लीजिए, और फिर ग्राहक ने ले लिया तो कहेंगे इसको लेने का तो चार्ज भरिए। ढिंडोरा पीट कर कहेंगे क्या सर ऑनलाइन बैंकिंग करिए, फिर ग्राहक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया तो भी चार्ज भरिए। कहेंगे सर बैंक तो आपके पैसे की सुरक्षा के लिए आपको एसएमएस भेजता है, फिर उस एसएमएस अलर्ट के नाम पर भी चार्ज भरवाएंगे। लॉकर खुलवाते वक्त स्वागत करेंगे, फिर तय सीमा के बाद लॉकर देखने पहुंच गए तो चार्ज भरवाएंगे। पहली चेकबुक मुफ्त देंगे, फिर चेक के पन्ने पन्ने पर जनता का पैसा जनता को ही देने का चार्ज वसूलेंगे। और आम आदमी तब पूछता है कहीं बैंक के काउंटर पर रस्सी से टंगी बिना ढक्कन वाली पेन से लिखने का भी चार्ज बैंक वाले ना ले लें। जितने बैंक इतने अलग अलग नियम कानून और उतने ही अलग अलग चार्जेस। बैंकिंग के जो नए नियम है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं बैंकिंग अब खर्चीली होती जा रही है। बैंकिंग चार्जेस काफी ज्यादा हो गए हैं। कई बार बैंक ग्राहकों को विभिन्न तरीके से लूटने का प्रयास भी करती है। अब आप एक महीने में अपने एटीएम से 5 ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिस तरह के चार्जेज लिए जाते हैं बिल्कुल नाजायज हैं। 12 सरकारी बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 44 विदेशी बैंक में भारत के नागरिकों के कुल 235 करोड़ खाते हैं, जिसमें भारत की ज्यादातर आबादी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचने पर बैंक में सेविंग के तौर पर रखती है, लेकिन अपने ही पैसे को बैंक में जमा करके अपना ही पैसा निकालने पर चार्ज की कैंची बैंक तेज चलाने लगे हैं। अभी आम आदमी को अपने बैंक के एटीएम में महीने में 5 बार फ्री सुविधा पैसे निकालने, बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने जैसे कामों के लिए मिलती है। जनता को दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो शहरों में 3 बार और गैर मेट्रो शहर में 5 बार मुफ्त में वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है। लेकिन अब 1 जनवरी से अपने ही बैंक के एटीएम से अपना ही पैसा निकालने या अपने अकाउंट से जुड़े दूसरे काम जैसे बैलेंस जांचने, मिनी स्टेटमेंट लेने, एटीएम पिन चेंज करने का काम 5 बार से ज्यादा किया तो फिर 21 रुपए तक प्रति ट्रांजैक्शन बैंक काट सकेंगे। जबकि दूसरे बैंक के एटीएम पर जाकर 3 बार की मुफ्त ट्रांजैक्शन वाली सीमा के बाद आपने पैसा निकाला तो इसी साल 1 अगस्त से अब 17 रुपए का चार्ज बैंक को भरना होगा। अगर उसी 3 बार वाली तय सीमा के बाद बैलेंस देखा या मिनी स्टेटमेंट लेने जैसा कोई भी काम किया तो 6 रुपए का चार्ज 1 अगस्त से होगा। हालांकि ये पैसा जनता को नहीं बल्कि बैंक ही दूसरे बैंक को भरेंगे जिसके एटीएम का इस्तेमाल किया गया। यह एक प्रगतिशील निर्णय है। इससे बैंक के ग्राहकों पर और नागरिकों पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा। इस निर्णय से एक नया प्रोत्साहन मिलेगा इन विभागों में एटीएम तैनाती करने के लिए। ये चार्ज पहले भी 20 रुपए, 15 रुपए और 5 रुपए की शक्ल में काटे जा रहे थे,
लेकिन अब आरबीआई की मंजूरी से बैंक में जनता को अपने जमा पैसे को एटीएम से निकालने पर बैंकिंग चार्ज वाली कैंची जेब से तेज चलने लगेगी। तो चंडीगढ़ में डॉक्टर खरबंदा जैसे ग्राहक बैंक के इस चार्ज पर सवाल उठाते हैं। मेरा अगर 5वां ट्रांजैक्शन होगा दूसरे बैंक में तो 21 रुपए मुझे कैश विड्रॉल पे कट जाएंगे। इवन नॉन बैंकिंग अगर कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें भी 6 रुपए कटेंगे, और अगर नॉन बैंकिंग कोई इंटरचेंज होगा तो उसमें 17 रुपए कटेंगे। ये तो हमारा पैसा है सर, हमें अपना पैसा निकालने के चार्ज क्यों दिए जाएं? मैं क्यों देखूं कि किस बैंक का एटीएम है? सही बात है भाई, एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा अगर बैंक देता है तो सिर्फ जनता नहीं बल्कि बैंक का भी फायदा होता है, क्योंकि तब उसे अपनी ब्रांच में आने वाले काम के दबाव से मुक्ति मिलती है। बैंक को कर्मचारी कम रखने पड़ते हैं, फिर भी जनता अपना ही पैसा निकालने के लिए क्यों बैंकों को चार्ज भरे? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है जी। मेरा अपना पैसा है, मैं अपने पैसे पे चार्ज क्यों दूं? पहले तो मैं बैंक में देता हूं, पहले तो बैंक मेरे से चार्जेस लेता है कोई छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के। अब अगर मैं यहाँ से भी पैसे निकालता हूँ उसके चार्ज लगेंगे तो बहुत गलत है। बैंक वाले पहले से ही एटीएम के जरिए तरह तरह के चार्ज वसूलते रहे हैं। जैसे अगर खाते में पैसा नहीं और एटीएम से आप पैसा निकालने लगे तो सरकारी और निजी बैंक ग्राहक से 20 रुपए प्रति फेल्ड ट्रांजैक्शन से लेकर 25 रुपए प्लस जीएसटी लगाकर जनता से वसूल लेते हैं। आज तक संवाददाता गोपी घांगर को अहमदाबाद में एटीएम से बाहर निराश होकर आते उर्विन गांधी मिलते हैं, जो अपने ही बैंक के एटीएम से जब अपना ही पैसा निकालने गए तो इनसे कैसे चार्ज वसूला गया, सुनिएगा। गलती से मुझे 1000 की जगह पे 10,000 हो गया, जो कि मेरे में बैलेंस नहीं था, तो उसकी जगह पे उन्होंने इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाने की जगह पे 23 रुपए 60 पैसे मेरे अकाउंट में से काट दिए। उस चीज के लगे हुए हैं। कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ? क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन गलती से आप एटीएम से विड्रॉल में अलग अलग चीजें डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। हर बार अगर आपसे कुछ भी गलती हुई हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो उतना, तो 23 रुपए 60 पैसे वो लोग हर बार काटते हैं। अगर जनता से गलती हो जाए तो बैंक चार्ज लेगा। सवाल उठता है कि जब आम आदमी अपना ही पैसा पाने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम घूमता रहता है और बैंकों के एटीएम में ही सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, यह एटीएम खराब होते हैं और दफ्ती पर चिपका कर रख दिया जाता है कि कैश नहीं है, तो क्या बैंक अपने ग्राहक को तब हर्जाना देते हैं? ये भी एटीएम खराब है, अल्पना मार्केट का भी खराब है, और वो जो बीच में चौराहा एन कॉलेज के गली में था ना, वो भी खराब है। 3 जगह से घूम के आ रहे। 3 जगह से ये क्या नाम हुआ? साकेत रमन 3 जगह से पटना में घूम के आ रहे हैं। एटीएम खराब है, इनको पैसा निकालना है, जरूरत है, लेकिन इसमें बैंक को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका पैसा है, ये निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एटीएम खराब है। ऐसे में बैंक को हर्जाना देना चाहिए, वो इसका प्रावधान कहीं नहीं है। बैंक जब अपनी गलती के लिए जनता को पैसा नहीं देते तो जनता से जनता का ही पैसा देने में क्यों चार्ज वसूलते हैं? बैंक आम आदमी पर चार्ज लगाकर कितना कमाते हैं, इसका भी एक आंकड़ा हमको मिला है, जो कहता है कि 2016 से 2018 के बीच 3 साल में सरकारी बैंकों ने मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक लिमिट से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों के खाते से 4145 करोड़ रुपए काट लिए थे। तो सवाल है कि जनता अपना पैसा बैंकों में सुरक्षा के लिए जमा करती है कि बैंकों को पैसा जनता का बंधक बनाकर उगाही करने की छूट देने के लिए देती है? क्या बैंकों की इस चार्ज और पेनल्टी वाली चोट से जनता को मुक्ति की दस्तक नहीं देनी चाहिए? अहमदाबाद से गोपी घांगर और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। बैंकों की दलील होती है कि एटीएम को संभालने का खर्चा बढ़ा है, इसीलिए ग्राहकों से चार्ज बढ़ाकर लेना जरूरी। तो क्या इस दलील में दम है? देश में कितने एटीएम और कितने डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं, हमने इनकी जानकारी पहले आपके लिए जुटाई। भारत में अभी बैंक ग्राहकों के लिए 2,13,575 एटीएम, जबकि करीब 90 करोड़ डेबिट कार्ड और 6 करोड़ 20 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए गए। मार्च महीने में देश में 60 करोड़ से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड के जरिए किया गया। मार्च के महीने में डेबिट कार्ड के जरिए बैंक ग्राहकों ने एटीएम से 2,80,000 करोड़ रुपए निकाले। यानी डेबिट कार्ड के जरिए बैंक ग्राहक एटीएम से अपना सारा काम पूरा करता है, जिसके लिए बैंक नहीं जाना पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक कर्मचारियों पर बोझ कम पड़ा। बैंक का वो खर्च भी तो कम हुआ जो ग्राहक को काउंटर से पैसा देने में होता है। तो क्यों न माने कि बैंक अपने फायदे के एटीएम का चार्ज जनता के ऊपर डालकर वसूलते हैं।
ये कहने के पीछे वजह है वो दूसरे तमाम सर्विस के नाम पर लगने वाले चार्ज जो बैंक कई सर्विस में जो बहुत सारी ब्रांड का आप शॉपिंग कर सकते हैं, उससे सामान खरीद सकते हैं। हम कहे ठीक है कर दीजिए, अपग्रेडेशन करा दिए। उसके बाद महीनों दिन नहीं आया कोई भी मैसेज, 2-3 महीने के बाद मैसेज आया। उसके बाद वो मैसेज आता है एक वाउचर का, तो हम अपना सर्विस जो देते हैं बैंक में उनसे हम बात किए, तो वो बोले कि ठीक है उसमें विकल्प देता है। विकल्प नहीं दिया, बिना कुछ किए 2 दिनों के बाद एक मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में लिखा हुआ आता है कि आपका कूपन को आपका वाउचर आपको भेज दिया जाता है कल्ट फिटनेस का, जबकि कल्ट बिहार में है नहीं, बेंगलोर में है वो फिटनेस सेंटर जिम। तो अब सर बताइए कि हम पटना से जिम करने जाए बेंगलोर और फिर वहाँ से यहाँ पता कि इसमें इतना मिनिमम बैलेंस रखना होगा, 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है। और बाद में मेरा इतना मेंटेनेंस नहीं कर पाया ना, उसके बाद उन्होंने पैसा काटना शुरू कर दिया। कितना? वो एक बार तो 600 रुपये काटे थे, दूसरी जस्ट उसके 1-2 दिन बाद 600 रुपये फिर काट लिया उन्होंने। और फिर धीरे धीरे 50 कप कट गए, 100 कप कट गए, ऐसे बहुत बार कट गए। काशी जैसे गांव के गरीब लड़के जो शहर में रह के पढ़ते हैं उनके लिए बैंकिंग वरदान है, मगर 3-4 हजार रुपये गाँव से पिता भेजें और मिनिमम बैलेंस के नाम पर 600 रुपये कट जाएं तो फिर हाथ में क्या रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। लिहाजा इसने बैंकिंग छोड़ दी। अब समस्या यह है कि गांव से पैसे कैसे आएं, कैसे शहर में रह के पढ़ाई करें, क्योंकि बैंकिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। था कि हम लोग डिजिटलाइजेशन में जाएंगे, तो हम लोगों ने पूरा हमारी कंपनी का अकाउंट्स है वो ऑनलाइन कर दिए। हम लोग सबको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट में हर बार हमको 6 रुपये 49 पैसे चुकाने हैं तो वो एक दिक्कत है। अलग से SMS अलर्ट चार्ज अलग ले रहे हैं, चेकबुक चार्जेस अलग ले रहे हैं, और हर एक बैंक के अलग अलग दायरे हैं। एक बैंक कोई अलग चार्ज कर रहा है, दूसरा कोई अलग चार्ज कर रहा है, तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में चार्ज क्या है। वो सेवा प्रभार लगा रहा है, तो अब तो ऐसा लगता है कि शायद बैंक की बिल्डिंग में घुसने में या ATM में घुसने का भी वो चार्ज ले लेगा। ये तो बहुत बर्डन है। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, और उसके बदले में हमारे विभिन्न प्रकार के सेवा प्रभार, चेकबुक आप लेंगे उसका प्रभार है, और जो आपने ATM का यूज ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके प्रभार हैं। तो इन सब चीजों के जो हमारे ऊपर जो लग रहे हैं चार्जेस, दे आर मच मोर हायर देन द इंटरेस्ट। अपने ही खाते में अपना ही पैसा जमा करने पर बैंक वाले 3 मौका ही मुफ्त देते हैं। जनता को अपनी ही बचत का पैसा उसके बाद बैंक में जमा करना हो तो भी चार्ज भरना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि बैंकों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने जो पैसा जनता का विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को कर्ज देकर डुबाया, उन हजारों करोड़ रुपए की भरपाई जनता से हर बैंकिंग सर्विस पर चार्ज के जरिए होती है, जिसे बैंकिंग की भाषा में नॉन इंटरेस्ट प्रॉफिट कहते हैं। 10,000 करोड़ रुपया बैंकों से कर्ज लेकर विजय माल्या लंदन भाग गया था, और 3 साल में सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस खाते में ना होने से आम लोगों से 10,000 करोड़ रुपया चार्ज के तौर पर कमा चुके हैं। तो क्यों ना कहें कि विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों पर ही डुबाया गया कर्ज का पैसा आम जनता से तरह तरह के चार्ज के रूप में बैंक वसूल रहे हैं। क्या ये बात सच है? जयपुर में बैंकिंग एक्टिविस्ट और बैंक ग्राहकों के मुद्दे पर दस्तक देने वाले सूरज भान कहते हैं, आज तक ने बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न खड़ा किया है कि बैंकिंग जो एक जन सामान्य के लिए सुविधाओं के रूप में शुरू की गई थी, बैंकों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना रह गया
बड़ी विरोधाभास स्थिति है कि नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एटीएम कार्ड का प्रचलन बढ़ रहा है, चेकबुक का प्रचलन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बैंक के द्वारा उस पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। बैंकों का बिजनेस जनता के जमा पैसे को कर्ज के तौर पर बांटकर मुनाफा कमाकर चलता है। यही बैंकिंग का बिजनेस है। ऐसे में जब महंगाई दर औसत 6% हो, बचत योजनाओं में ब्याज दर औसत 5% से नीचे हो, बैंक के सेविंग खातों में ब्याज दर औसत सिर्फ 3% मिल रही हो, तो आदमी अपना पैसा कहाँ रखे? बैंक में रखे तो चार्ज भरता रहे। जनता सेविंग पर कम ब्याज पाती है, खुद कर्ज बैंक से ले तो बैंक के मुताबिक मोटा ब्याज भरती है। आरबीआई ब्याज दर घटा भी दे तो बैंक तुरंत ईएमआई कम करने वाली राहत नहीं देते हैं। तो क्या हर तरफ से बैंकों की ही मनमानी चलती है? बैंकिंग एक ऐसी कॉरपोरेट व्यवस्था है जिसके अंदर बैंक बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने छोटे रिटेल कस्टमर्स को ठगता है। ये मजाक में कहा गया है। होना ये चाहिए कि बैंक ये सारे चार्जेस बंद करें और जो एनपीए उसमें रिकवरी करें, धोखाधड़ी को रोकें। और इस तरह की जो जायज इनकम है, मैं इसको जायज इनकम नहीं मानता कि आप हर जगह एक जो आम कस्टमर है, डिपॉजिटर है, जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, जो आपकी नींव का पत्थर है, उससे आप वसूल। देश में अधिकतर देखा गया कि पहले सरकारी बैंक चार्ज वाला हंटर चलाना शुरू करते हैं, फिर निजी बैंक बड़े स्तर पर ग्राहक से तमाम तरह की पेनल्टी और चार्ज लेते हैं। प्राइवेट बैंक तो अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं और सरकारी बैंक अमीरों पर डुबाए हुए कर्ज की भरपाई आम आदमी से कराते हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के हित की आवाज देते हुए आज की पूरी रिपोर्ट दिखाने के बाद आज की दस्तक यह है कि आम आदमी को अपना ही पैसा पाने के लिए गैर जरूरी बैंकिंग चार्ज पर राहत मिलनी चाहिए। आरबीआई इस बात की जांच करे कि बैंक कैसे मनमाने चार्ज लगाकर वसूली कर रहे हैं। बैंक दोषी हो तो कार्रवाई हो। जनता का पैसा कर्ज देकर डुबाने वाले बैंक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। आप इससे सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय सोशल मीडिया में रखिए, अपनी आवाज भी हमारी आवाज में मिलाइए। अब आज की वो खबर जिसका वीडियो सोशल मीडिया में चर्चित रहा। एक मंत्री जी ने जनता से पूछ लिया, क्या मुझे पहचानते हो? इस सवाल के जवाब ने बता दिया कि राजनीति में पार्टी और व्यक्ति के नाम पर ही ज्यादा चुनाव होता है, अपने जनप्रतिनिधि को भी जनता पहचान नहीं पाती। ये है मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जो आज दिन भर सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहे, क्योंकि मंत्री जी जब इंदौर के एक टीकाकरण बूथ पर पहुंचे तो आगे बाइक पर बैठकर वैक्सीन लगवाते युवक ने तो शायद मंत्री जी को पहचान लिया। लेकिन इसके बाद देखिए क्या हुआ जब मंत्री जी ने युवक के पीछे बाइक पर बैठी महिला से पूछ लिया, क्या मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानती हो? कौन हूं मैं? महिला ने मंत्री जी की पहचान कौन के सवाल पर जवाब कमलनाथ दे दिया। यहाँ पर सभी हंसने लगे, महिला भी झेप गई, मंत्री जी भी हंसते मुस्कुराते थोड़ा झेपे हुए नजर आए। मुझे पहचानती हो? कौन हूं मैं? महिला ने सम्मान से फिर चरण स्पर्श किया। मंत्री तुलसी सिलावट कोई बात नहीं कहकर हंसते हुए चले गए। हल्के फुल्के मजाक के इस वीडियो की चर्चा रही, लेकिन ऐसे वाक्य ये भी बताते हैं कि नेताओं को कभी किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए, वरना जनता कब पहचानना भूल जाए पता नहीं। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं दस्तक, मैं हूं श्वेता सिंह। तृणमूल कांग्रेस में आज मुकुल रॉय की वापसी हो गई। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय को दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया। कभी टीएमसी में नंबर 2 रहे मुकुल रॉय का बीजेपी छोड़कर आना बंगाल की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि अब बीजेपी से उन लोगों के लौटने का दौर शुरू हो सकता है जो चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मुकुल रॉय ने भी अपनी वापसी पर कहा कि जो हालात अभी बीजेपी में हैं, उसमें वहां कोई नहीं रहेगा। आइडियोलॉजी, वी आर नॉट हियर टू सैटिस्फाई यू। और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी अदर।
How do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. ममता बनर्जी अपने तेवरों के लिए मशहूर है और आज दीदी के तेवर देखने लायक थे। We are not. Mukul Roy joined. It is final, and from our side we welcome. That is final. ममता को ये तेवर दिखाने का मौका दिया मुकुल रॉय ने, जिनके जरिए दीदी ने बीजेपी पर बड़ी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की। Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. जिन मुकुल रॉय को बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ाने वालों में माना जाता है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए बीजेपी का पट्टा उतार दिया और दीदी ने एक बार फिर खेला कर दिया। हम लोग इस वक्त मुकुल रॉय के घर के बाहर है। ये है सॉल्ट लेक इलाके में BD 51, आप देख सकते हैं। ये है मुकुल रॉय का घर और सुबह से यहाँ पे आवाजाही तेज हो गई है। मुकुल रॉय के घर में काफी हलचल है। उनके जो समर्थक है वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आप आज तक पे इस वक्त लाइव देख सकते हैं। मुकुल रॉय अपने घर से निकल रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बड़ी दिन है मुकुल दा, बड़ा दिन है। हमें तृणमूल भवन जाच्छी। चलो। मुकुल रॉय ने कह दिया है वो तृणमूल भवन जा रहे हैं। 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना। उसके बाद से ही मुकुल रॉय अपने घर वापसी के मिशन में जुट गए और नतीजों के 40 दिन के अंदर ही वो एक बार फिर ममता की छाव में लौट आए, जिसे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका बताने के लिए ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े से बड़ा ऐलान हो, योजना हो, यहाँ तक कि बीजेपी पर हमला करना हो, ममता बनर्जी आमतौर पर अपने घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। लेकिन मुकुल रॉय को पार्टी में शामिल करने का ऐलान जानबूझकर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय से किया गया, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि ममता ने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर में ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार नहीं दिखा जाता। ये बहुत ही एक रेयर ओकेजन है जब ममता बनर्जी खुद आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि जनरली जो होता है कालीघाट ममता बनर्जी का जो रेसिडेंस है, सीएम रेसिडेंस, वहीं पे ममता बनर्जी ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वहीं पे कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस होता है, वहीं से जो पार्टी के बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं वो अनाउंस किया जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तृणमूल ने ठान लिया है एक बड़ा मैसेज उन्हें बीजेपी को देना है पश्चिम बंगाल में, और ये वो करना चाहती है मुकुल रॉय को अपने पार्टी में वापस दिखाते हुए। He will play the important role. Whatever he played earlier the role, he will play the same role, no problem. Trinamool Congress is a collective family. मुकुल रॉय की टीएमसी में एंट्री को ममता इसलिए भी बड़ा दिखाने में लगी हैं क्योंकि वो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उन्होंने पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जिस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया हुआ था पश्चिम बंगाल के 8 चरण में चुनाव, उसके जो लास्ट जो कुछ चरण थे वहां पे ये दिखाई दे रहा था कि मुकुल रॉय बिल्कुल इनएक्टिव हो गए हैं। उनका उस तरह से जो राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा नहीं ले रहे थे और चुनाव खत्म होने के बाद वो बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो गए हैं। जितने भी मीटिंग्स पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से रखा गया था वहां पे मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए थे और तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मुकुल रॉय की वापसी की पूरी तस्वीर कुछ दिन पहले ही साफ होनी शुरू हुई जब मुकुल रॉय की पत्नी बीमार हुई और उन्हें देखने के लिए अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे। उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी फेसबुक पोस्ट से बीजेपी को निशाने पर लिया था, जिसके बाद तय हो गया कि ममता बंगाल में बीजेपी को झटका देने वाली है। कुछ दिन पहले जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये है कि मुकुल रॉय की पत्नी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, कोविड से वो लड़ रही हैं और तब अभिषेक बनर्जी खुद अस्पताल पहुंच गए थे मुकुल रॉय के पत्नी के हालचाल जानने, और उसके साथ साथ शुभ्रांशु रॉय मुकुल रॉय के बेटा, उनसे भी वहां पे मुलाकात हुई थी। तब से ये कहना शुरू हो गया था कि शायद मुकुल रॉय का जो चैनल है तृणमूल के साथ वो शुरू हो गया है। दावा है कि 3 जून को मुकुल रॉय की नाराजगी को समझते हुए प्रधानमंत्री ने मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लेने के लिए उनसे फोन पर बातचीत की, लेकिन इसके 7 दिन बाद मुकुल रॉय दीदी के साथ चले गए।
हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के जरिए बीजेपी को 2 बड़े झटके दिए हैं। पहला तो ये कि बीजेपी ने मुकुल रॉय जैसा बड़ा नेता खोया, जिसका लोहा बीजेपी भी मानती है। इसके अलावा ममता की कोशिश बीजेपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करने की है जहां तृणमूल कांग्रेस से गए नेता खुश नहीं रह सकते। Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. कुछ तृणमूल समर्थक रास्ते में भी खड़े थे और तृणमूल का झंडा लेके मुकुल रॉय को वेलकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो खासा उत्साह और जोश तृणमूल कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप याद रखें 2017 में जब मुकुल रॉय तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, तब से जिसे कहा जाता है फ्लड गेट सा खुल गया था और एक से बढ़कर एक ताबर तृणमूल के नेता बीजेपी चले गए। माना जाता है कि मुकुल रॉय के चुनावी प्रबंधन के कमाल की वजह से ही बीजेपी ने साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद लोकसभा में पार्टी ने 18 सीटें जीतकर ममता को बड़ा झटका दिया। इस कामयाबी में भी मुकुल रॉय का बड़ा रोल रहा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से बीजेपी में बढ़ा है, उससे मुकुल रॉय की बेचैनी बढ़ने लगी, जबकि टीएमसी के साथ पहली बार में उनका कद नंबर 2 का हुआ करता था। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जिस मुकुल रॉय के चलते बीजेपी अभिषेक बनर्जी पर हमलावर हुई, उनके हाथों ही ममता ने मुकुल रॉय की वापसी करवाकर ये बता दिया कि पार्टी में अब नंबर 2 उनका भतीजा है, जिसको निशाना बनाना अब उतना आसान नहीं होगा। And it is not that Sarada Narada Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35 to 5,000 crores for the vaccination rupees? Where is the PM Cares fund? Where is the Vista funds are coming? पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता हासिल करके ममता के हौसले बुलंद हैं। दीदी की नजरें अब दिल्ली पर हैं, जिसके लिए दीदी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। मुकुल रॉय के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि घर का लड़का घर वापस आ गया, लेकिन ममता ने उन पर निजी हमला करने वाले नेताओं को गद्दार बताया और कहा कि उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। ये मुकुल रॉय ही थे जिन्हें साल 2018 में पंचायत चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे बताया गया था। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ममता की छांव लेने का सिलसिला जारी रह सकता है। BJP will grab the power in West Bengal for the benefit of the people of the Bengal. साल 2017 के नवंबर महीने में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले मुकुल रॉय न सिर्फ अपनी पुरानी पार्टी में लौट चुके हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में अब कोई नहीं रहेगा। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल किया, जो उसके टिकट पर विधायक बने, क्या वो भी मुकुल रॉय के रास्ते को चुन सकते हैं? इस बारे में ममता बनर्जी से जब पूछा गया तो उनका जवाब हाँ में था। ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। More people can come. Are they? Yes, more people will come. More member of parliament, ma'am. Member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. ममता बनर्जी ने ये जवाब उनकी पार्टी के नेता सुखेंदु शेखर राय के एक ट्वीट से जुड़े सवाल पर किया, जिसमें उन्होंने मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुखेंदु शेखर राय ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का ताश के पत्तों की तरफ बिखरना तय है। बंगाल में ये जल्द होगा। आज जो हो रहा है ये इसकी शुरुआत है। बाद में बीजेपी छोड़ने वालों की संख्या की गिनती करनी मुश्किल होगी।
आओ फिर से दीदी ओ दीदी कहो, बदले में अच्छा जवाब मिलेगा भाई। ममता की पार्टी के हौसले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से 7वें आसमान पर है। ऐसा करने की छूट टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आने वाली तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ने के लिए माफी मांग रहे हैं। दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह टीएमसी से आने वाले नेता विधायक भी पछता रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। सोनाली गुहा ने चिट्ठी लिखकर कहा, ये गुहार लगाई कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दीपेंदु बिस्वास तृणमूल के एमएलए हुआ करते थे, फुटबॉलर, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा गलती हो गई है, आप वापस मुझे तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। और दो चीजें देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी इस वक्त जो इक्वेशन है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किए थे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में है, और बीजेपी के जो समर्थक है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो इस वक्त बहुत ही एक प्रिकैरियस सिचुएशन जिसे कहा जा सकता है उसमें है। लेकिन ममता ने साफ किया कि चुनाव के वक्त उन्हें छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सभी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खुले हैं। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. जानकार मानते हैं कि ममता का निशाना शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ जाने वाले नेताओं पर है, जिन्होंने ममता पर तीखे हमले किए, लेकिन फिर भी मुकुल रॉय अकेले बीजेपी से लौटेंगे, इसकी संभावना कम है। ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहां से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे, और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आने वाले कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया था, जिसमें मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और दीपक हल्दर समेत कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see, we will see how many people are coming. लेकिन पार्टी में टूट फूट रोकने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी ले चुके हैं। ऐसे में बीजेपी मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। कोई व्यक्ति आधारित दल नहीं है, हम लोग नीति लेकर राजनीति करते हैं, नेता लेकर नहीं। तो कौन आएगा कौन चला जाएगा इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इनका आराम गैराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहेंगे। और उन्होंने पहली बार ये चुनाव जीता है, चुनावी राजनीति में पहली बार वो चुनाव जीते हैं, और वो भी बीजेपी के सिंबल पर। अगर वो उनको जाना ही था तो कम से कम रिजाइन दे के जाते हैं। 2024 में आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा दांव लगाया था, लेकिन नतीजों ने उसे निराश कर दिया। अब दीदी की सारी कोशिश बंगाल में बीजेपी को पीछे ढकेलकर बंगाल की सियासत पर एकाधिकार करने की है, जिसका फायदा दीदी को अपने मिशन दिल्ली में मिल सकता है। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। इस राजनीतिक उठापटक के बीच जनता से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता ही सब कुछ है, क्योंकि भारत में अब यह चलन हो गया है कि जिस भी पार्टी की जीत की संभावनाएं होती हैं या फिर जो पार्टी सत्ता में होती है उसे ही सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस पर एक अध्ययन किया है जो काफी आंखें खोलने वाला कहा जा सकता है। साल 2016 से 2020 के बीच बीजेपी में सबसे ज्यादा दूसरी पार्टियों के 182 विधायक शामिल हुए। इन 4 सालों में 405 विधायक इधर से उधर गए।
इसमें अकेले बीजेपी में 182 विधायक शामिल हुए, जो 45% है। इसी दौरान जब कांग्रेस का सियासी रसूख कम हुआ तो उसके 170 विधायक उसे छोड़कर चले गए। बीजेपी से सिर्फ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टी का रुख किया। मतलब सीधा है, सत्ता ही वो चुंबक है जिसकी तरफ विधायक खींचे चले आते हैं। इसके लिए भले ही उन्हें अपनी विचारधारा छोड़नी पड़े या फिर अपनी सियासी दुश्मनी खत्म करनी पड़े, सत्ता के लिए हमारे नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्या यह जनता से सीधे सीधे धोखेबाजी नहीं है? क्योंकि चुनावों में जो नेता एक पार्टी विशेष का विरोध करते जनता से वोट लेता है, वो रातों रात बदल जाता है, उसे बड़ा पद दे दिया जाता है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इसे रोका जाए? इस बारे में हमने एडीआर के प्रमुख रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा से बात की। एक मैनिफेस्टो को लेके, किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके आपने इलेक्शन लड़ा, आप जीते और फिर आप जो भी एमपी या एमएलए बने और उसके बाद फिर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। सो सत्ता की जो वो है लालच और पावर, इसी के चक्कर में मतलब बिल्कुल ये साफ दिखाई देता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं आजकल कोई आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को बिल्कुल स्क्रैप करके और उसकी जगह दूसरे लॉ बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो चल रहा है अभी तरीका, ये ख़त्म किया जा सके। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे देते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच ये बैठक चल रही थी। पीएम मोदी से अमित शाह और जेपी नड्डा की ये मुलाकात अब खत्म हो गई है। लगभग 5 घंटे तक चली इस बैठक में क्या निकलकर आया है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश की बात की जा रही थी।